नमस्कार विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय विधि के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर का विषय है अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राज्य विधि का संबंध, रिलेशनशिप ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा, अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति और अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों के बारे में जाना है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राज्य विधि के संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विधि का मुख्य विषय राज्य होते हैं, जबकि जो राज्य विधि होती है उसका मुख्य विषय उसके क्षेत्राधिकार में निवास करने वाले व्यक्ति होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्यों के संबंधों में तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के अन्य विषयों पर लागू होती है, जबकि जो राष्ट्रीय या राज्य विधि, जिसे नगरपालिका विधि भी कहा जाता है, राज्यों के अंतर्गत व्यक्तियों तथा उन निगमित इकाइयों पर लागू होती है। यहाँ पर नगरपालिका शब्द इस्तेमाल करना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि नगरपालिका विधि स्वयं में राज्य विधि का भाग है। इस संबंध में वेस्टलेक का कथन है, राष्ट्रीय या राज्य विधि के लिए नगरपालिका विधि नाम का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज्य के अंतर्गत नगरपालिकाओं की अपनी अधीनस्थ विधियाँ हैं, जिसके लिए नगरपालिका विधि समुचित है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि नगरपालिका विधि नाम किसी अन्य बेहतर शब्द के अभाव में राज्य विधि के लिए प्रयुक्त हुआ है। जब कोई प्रश्न उठता है कि किसी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय विधि लागू होगी या राज्य विधि लागू होगी, कौन सी विधि इन दोनों में से प्रभावी है, इस संबंध में अनेक विधि शास्त्रियों के अलग अलग कथन हैं और इन अलग अलग कथनों के कारण कई सिद्धांत विकसित हुए हैं। इनमें से प्रमुख सिद्धांत है एकत्ववाद का सिद्धांत, द्वैतवाद, रूपांतरणवाद, समर्पणवाद, विनिर्दिष्ट ग्रहणीकरण का वाद। जो रूपांतरणवाद, समर्पणवाद और विनिर्दिष्ट ग्रहणीकरण का वाद है, इनकी जो थीम है वो लगभग एक समान ही है। आज हम एकत्ववाद का सिद्धांत एवं द्वैतवाद के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। एकत्ववाद का सिद्धांत, एकत्ववाद के सिद्धांत को फॉलो करने वाले प्रमुख विधिशास्त्री हैं राइट, केल्सन, ड्यूगिट और कार्वे। इनको याद करने के लिए RKDK का फॉर्मूला में अपनाना होगा, राइट, केल्सन, ड्यूगिट, कार्वे। यह सिद्धांत 18वीं शताब्दी में दो जर्मन विधिशास्त्री मोसर और मोर्टेंस, उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस सिद्धांत का वास्तविक विकास 20वीं शताब्दी में ऑस्ट्रियाई विधिशास्त्र केल्सन द्वारा किया गया। इस सिद्धांत को मानने वाले विधिशास्त्रियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राज्य विधि की प्रणाली एक दूसरे से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राज्य विधि दोनों एक ही विधि का भाग है, जो पूरे समुदाय पर किसी न किसी रूप में लागू होती है। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार सभी विधि केवल एक ही विधिक प्रणाली के रूप में होती है, अर्थात घरेलू विधिक व्यवस्था, राज्य विधि। यह सिद्धांत यह कहता है अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्यों के लिए बनी है, राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के लिए नहीं बने हैं। इस सिद्धांत का यह भी कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा भी लागू किया जा सकता है। द्वैतवादी सिद्धांत, इस सिद्धांत के समर्थक ट्रिपेल एंजुलेटी ओपेनहाइम है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य विधि और अंतर्राष्ट्रीय विधि अलग अलग है। यह सिद्धांत कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा विभिन्न राज्यों की राष्ट्रीय विधि दो अलग अलग विधिक प्रणालियां हैं। अलग प्रणाली होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय विधि उस समय तक राज्य की आंतरिक विधि का भाग नहीं होती जब तक विशिष्ट मामलों में अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम राज्यों के अंतर्गत लागू नहीं होते। ऐसा राज्य की आंतरिक विधि द्वारा उनके अंगीकरण के कारण होता है तथा वे आंतरिक विधि के रूप में लागू होते हैं, न कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के रूप में। इस सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति मूल रूप से राष्ट्रीय प्रकृति से भिन्न है, और ये भिन्न इसलिए है कि जो द्वैतवादी विचारक है वो
कुछ आधार बताते हैं कि इन आधारों के कारण राष्ट्रीय विधि और अंतर्राष्ट्रीय विधियों में अंतर है। स्रोतों के संबंध में राज्य विधि का स्रोत राज्य की इच्छा है तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत राज्यों की सामान्य इच्छा है। द्वैतवादियों के अनुसार राष्ट्रीय विधि के स्रोत का संबंध राज्यों की सीमाओं के अंतर्गत विकसित रूढ़ि तथा प्रभुत्व संपन्न द्वारा बनाए गए अधिनियम है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत राज्यों के मध्य विकसित रूढ़ियाँ एवं राज्यों के मध्य आपस में की गई विधि निर्माणकारी संधियाँ है। विषयों के संबंध में द्वैतवादियों का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय तथा राज्य विधि के विषय एक दूसरे से भिन्न है। अंतर्राष्ट्रीय विधि व्यक्तियों तथा निगमित इकाइयों के बीच के संबंधों को तथा राज्य एवं व्यक्तियों के मध्य के संबंधों को विनियमित करती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय विधि प्रमुख रूप से राज्यों के मध्य के संबंधों को विनियमित करती है। विधि के तत्व के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय राज्य है, जबकि राज्य विधि का विषय उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति है। सिद्धांतों के संबंध में जो राष्ट्रीय विधि है उस पर राज्य विधानमंडल के सिद्धांत लागू होते हैं, जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है उस पर पेक्टा सेंट सर्वेंटा अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं वो इसके सिद्धांतों के अंतर्गत आती है। जब चर्चा आती है कि इन दोनों में से कौन सा मत उचित है, तो इसके संबंध में तो यही कहना है कि कोई सिद्धांत अपने आप में पूर्ण नहीं है, उसमें समस्त तथ्यों का समावेश होना संभव नहीं है। और राज्यों के अभ्यास से यह प्रतीत होता है कि कहीं अंतर्राष्ट्रीय विधि प्राथमिकता होती है तो कहीं पर राज्य विधि प्राथमिकता होती है। जब राज्य विधि तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के मध्य संघर्ष होता है तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है वो अंतर्राष्ट्रीय विधि को ही अधिक मान्यता देता है, और जब यही संघर्ष राष्ट्रीय न्यायालयों में हो तो वो राज्य विधि को अधिक मान्यता देते हैं। तो तकनीकी रूप से राज्य विधि ऐसे कार्य का निर्देश नहीं दे सकती है जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत निषिद्ध है, परंतु अभ्यास में व्यक्तियों को ऐसी विधि को मानने के लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता है। तो कौन सी विधि या कौन सी प्रणाली ज़्यादा मान्य होगी, यह इस बात पर निर्भर है कि कौन से न्यायालय के समक्ष वाद है। राज्य विधि और अंतर्राष्ट्रीय विधि के संबंध में हम अपना भारतीय अभ्यास देखते हैं। तो भारत के संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व है उसके अनुच्छेद 51 में इस संबंध में प्रावधान किया गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखना, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थों द्वारा निपटारे को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। इस संबंध में हम कुछ प्रमुख वाद हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। एक वाद है श्री कृष्ण शर्मा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1964 का है। इस वाद में यह कहा गया है कि न्यायालय जब भी राज्य विधि का निर्वचन करेंगे तथा उसको लागू करेंगे तो सदैव यह प्रयास करेंगे कि विधि की व्याख्या इस प्रकार करे जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध न हो। एक और लीडिंग केस है ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम वीरेंद्र बहादुर पांडे, ये 1984 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति चिन्नप्पा रेड्डी ने निर्देश दिया कि यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय विधि के संबंध में संसद ना कह दे तो न्यायालय हाँ नहीं कर सकता। अगर संसद का मत नकारात्मक है तो न्यायालय अपना उस विवाद के संबंध में अपना सकारात्मक मत नहीं दे सकता। एक अन्य केस है एडीएम जबलपुर बनाम शुक्ला। इस वाद में न्यायमूर्ति HR खन्ना ने अपना विरोधी मत में यह निर्णय दिया कि यदि राष्ट्रीय विधि तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि जो रूढ़िगत अंतर्राष्ट्रीय विधि के बीच में अगर विरोध हो तो न्यायालय राष्ट्रीय विधि को लागू करेगा।
विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि यदि किसी कार्य स्थानों में काम करने वाली महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकने के लिए कोई राष्ट्रीय विधि नहीं है और तो अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय तथा मानकों पर ध्यान देना चाहिए जब उनके मध्य कोई असंगतता न हो और राज्य विधि में शून्यता न हो। इस तरह हमने देखा कि जहाँ पर भी राज्य विधि और अंतर्राष्ट्रीय विधि में अगर टकराव की स्थिति आती है तो न्यायालय उनका अर्थान्वयन इस प्रकार करते हैं ताकि उनके बीच में ज़्यादा विरोधाभास न हो। निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि दोनों विधि प्रणालियाँ ही अपनी जगह सर्वश्रेष्ठ है और दोनों की अपनी अपनी जगह महत्ता है। अगर हम यह कह दें कि राज्य विधि सर्वोपरि है और अंतर्राष्ट्रीय विधि सर्वोपरि नहीं है तो इस समय जो दुनिया में इतने देश है अगर उन सभी की राज्य विधि को प्रभावी माना जाए तो एक तरीके से जो दुनिया में अव्यवस्था फैल जाएगी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने अंतर्राष्ट्रीय विधि और राज्य विधि के मध्य संबंधों की चर्चा की है। आगे के वीडियो लेक्चर में हम अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।